हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। फरवरी 2021 का करंट अफेयर वीडियो चल रहा था, उसमें हमने पहली वीडियो अपलोड की है जिसमें शुरुआत की थी बजट के बारे में। उसके बाद हमने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात की थी। आज हम शुरुआत करेंगे फरवरी के सेकंड पार्ट वाले वीडियो की। और पिछले वीडियो हमने प्रश्न पूछे थे, जो उसमें कुछ लोगों ने आंसर दिए और कुछ लोगों में से जिन्होंने आंसर दिए वो लॉर्ड मेयो तो सही था, सबने बताया है, लेकिन वो सन जो बताया उन्होंने, कोई 1871 कोई 1872 बताया, तो सही आंसर उसका 1872 है, 1872 है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मेयो की मृत्यु जो हुई थी वो भारत में ही हुई थी, किसी अफगान सैनिक ने उसकी मृत्यु कर दी थी, है ना। तो ये बात आप पहले से जानते होंगे। फिलहाल अगले वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019। क्या ये कि टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका ने 20 फरवरी 2021 को ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल 2021 के महिला एकल, इसमें ध्यान रखना कि महिला एकल गेम में अमेरिकी हैं जिनको हराया, जेनिफर ब्रैडी को हराया उन्होंने। तो नाओमी ओसाका ने किसको हराया भाई? अमेरिकी हैं, नाम है उनका जेनिफर ब्रैडी नाम है, उनको उन्होंने हराया है। ये महिला एकल गेम है। गेम में नाओमी ओसाका जीती, जो कि जापान की रहने वाली है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि हराकर अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। ठीक है, फिर ओसाका के लिए 4 ग्रैंड स्लैम खिताब में 2 ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब 21 और 19 और 2 यूएस ओपन खिताब। 2 तो ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब है 21 और 19 का, और यूएस का भी 2 है, एक 2018 का है, एक 2020 का। ये शामिल है इनके 4 ग्रैंड स्लैम खिताब में। याद रखना, नाओमी ओसाका की बात कर रहे हैं। पुरुषों के कल फाइनल में देखा जाए तो नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने अपने 9वें ऑस्ट्रेलिया ओपन क्राउन और डेनी मेदवेदेव को हराकर कुल मिलाकर 18वें मेजर ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता। ठीक है, 18वां है इनका, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के विजेताओं की एक लिस्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए, पुरुष एकल की बात होगी तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव रूस को हराया है। महिला एकल में नाओमी ओसाका के बारे में हमने बताया, इन्होंने अमेरिका की जेनिफर को हराया है। पुरुष डबल की अगर हम बात करें तो इसमें क्रोएशिया के इवान डोडिग और फिलिप पोलेक हैं, जो कि स्लोवाकिया के रहने वाले हैं। कौन? क्रोएशिया के हैं इवान डोडिग और फिलिप पोलेक हैं स्लोवाकिया के रहने वाले। इन्होंने राजीव राम यूएस और जो सेलिसबरी यूके को हराकर खिताब जीता पुरुष डबल का। तो महिला डबल का किसने जीता भाई? महिला डबल का जीता है एलिस मर्टेंस, जो कि बेल्जियम की हैं, और एरिना सबेलेंका बेलारूस से हैं। इन्होंने हराया किसको? बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की, और कैटरीना सिनियाकोवा हैं चेक गणराज्य। मतलब दोनों चेक गणराज्य की हैं जो महिला डबल का खिताब हारी हैं, बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब एक और, महिला पुरुष सिंगल होगा, फिर महिला पुरुष डबल हुआ, अब है मिक्स्ड डबल। उसमें महिला पुरुष हो सकते हैं, है ना। तो इसमें मिक्स्ड डबल में
बारबोरा क्रिजिकोवा जो चेक गणराज्य की हैं और अमेरिका के हैं राजीव राम ने किसको हराया? सामंथा स्टोसुर और मैथ्यू एब्डन की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को हराया। चेक गणराज्य के बारबोरा हैं, अमेरिका के हैं आपके राजीव राम। इन दोनों ने मिलकर सामंथा स्टोसर और मैथ्यू एब्डन जो कि ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी है इसको हराकर इन्होंने मिक्स्ड डबल का खिताब जीता है। किसका? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष यान का नाम ब्लैक विमेन हिडन फिगर्स गणितज्ञ के सम्मान में रखा गया। ये क्या है भाई? एक अंतरिक्ष आपूर्ति जहाज SS कैथरीन जॉनसन के रूप में सिग्रस NG-15 कार्गो को कैथरीन जॉनसन एक ब्लैक नासा गणितज्ञ हैं। नाम क्या है इनका? इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और इस तरीके से, तो ये थोड़ा सही दिखेगा। ठीक है, तो कैथरीन जॉनसन जो कि कहाँ के हैं? एक ब्लैक नासा गणितज्ञ हैं। ब्लैक है नासा गणितज्ञ जिन्होंने पहले अमेरिकी क्रू स्पेस फ्लाइट, क्या नाम था? क्रू स्पेस फ्लाइट का नाम क्या था? तो नाम था मरकरी एटलस 6 मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? ये कैथरीन जॉनसन। ठीक है, कैथरीन जॉनसन, SS कैथरीन जॉनसन नाम है इनका। ठीक है, SS कैथरीन जॉनसन 22 फरवरी 2021 को आई और मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेगी। यही ये जो अंतरिक्ष यान है एक, उसी का नाम है SS कैथरीन जॉनसन। ठीक है, तो 22 फरवरी 2021 को वो वहाँ तक गई, फिर वो मई 2021 तक वहाँ पर रहेगी। ये फरवरी का है इसलिए रहेगी बात होगी। ठीक है, अब सिग्रस NG-15 कार्गो क्या है भाई? ये भी पता होना चाहिए, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये है एक नॉर्थ ऑफ ग्रुमन निर्मित सिग्नस कार्गो जहाज एक अंतरिक्ष आपूर्ति जहाज है जो कि 20 फरवरी 2021 को नासा के द्वारा कब? 20 फरवरी 2021 आरो लोअर PCS में डेट भी पूछते हैं, तो ध्यान रखना है। वर्जीनिया से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति करने के लिए लॉन्च किया गया था। किसके लिए लॉन्च किया गया है? अंतरिक्ष यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति करने के लिए। ये भी चीज हमें ध्यान रखना है। 20 फरवरी 2021 को कहां से? वर्जीनिया से। वर्जीनिया में कहां से? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया। ठीक है, यह प्रक्षेपण कैसा है कि अमेरिका की पृथ्वी की पहली परिक्रमा की 59वीं वर्षगांठ, अमेरिका की कोई पृथ्वी की पहली परिक्रमा रही होगी, उसकी 59वीं वर्षगांठ के अवसर पर उसको प्रक्षेपण किया गया है। 20 फरवरी 1962 को अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन, ध्यान रखना नाम है, 20 फरवरी 1962 को 1962 को जॉन ग्लेन पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले पहले अमेरिकी बने थे। तो पहले अमेरिकी कौन भैया जो पृथ्वी की कक्षा में गए हुए हैं? तो जॉन ग्लेन नाम है, अमेरिका के हैं, 20 फरवरी 1962 को गए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष आपूर्ति जहाज में वैज्ञानिक उपकरण क्या क्या है? इसमें वैज्ञानिक उपकरण है, ताजा भोजन है और आपूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 7 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नए हार्डवेयर और स्पेसवॉक उपकरण सहित 8200 पाउंड मतलब 3719 किलोग्राम, ये भी ध्यान रखना है। आरो लोअर PCS जैसे एग्जाम्स के लिए 8200 पाउंड या 3719 किलोग्राम से अधिक माल का वहन किया है। फैक्ट है, याद करने में की जरूरत है इसको। ठीक है, फिर आगे चलें। अब कैथरीन जॉनसन के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। कौन है भाई? श्रीमती जॉनसन एक अग्रणी गणितज्ञ हैं, UPSC वाले ध्यान रखें, स्टेटमेंट के रूप में, जिन्हें उनके हस्तलिखित की बात हो रही है यहाँ पे, गणनाओं के लिए जाना जाता है।
उन्होंने अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन की मदद की थी। जॉन ग्लेन की मदद की थी 1962 वाले, जो जॉन ग्लेन थे वही हैं, जो अपने बुध मिशनों की कक्षीय प्रक्षेप वर्क गणनाओं का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करने के बाद पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी बने थे जॉन ग्लेन। उनके योगदान को ऑस्कर नामांकित फिल्म हिडन फिगर्स में भी दिखाया गया था। याद रखना, यूपीएससी वाले स्टेटमेंट के रूप में इसको याद रखें, ठीक है। अब क्या है, भारतीय अमेरिकी भव्या लाल, भारतीय अमेरिकी हैं कोई भव्या लाल हैं, जो नासा की कार्यवाहक प्रमुख बनाई गई हैं। इनके बारे में भी थोड़ा देख लें। भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने एजेंसी के लिए बाइडन प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एजेंसी रिव्यू टीम के सदस्य के रूप में कार्य किया है। तो ध्यान रखना, बाइडन प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एजेंसी रिव्यू टीम के सदस्य के रूप में इन्होंने काम भी किया। किसने? भव्या लाल ने। राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन के अंतर्गत एजेंसी में परिवर्तन संबंधी कार्यों को देख रही हैं। 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट, कब से कब तक भाई? 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अनुसंधान की सक्रिय सदस्य के रूप में सेवारत लाल के पास क्या है? भव्या लाल के पास अभियांत्रिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है, ठीक है। तो भव्या लाल ये है, कौन है ये? कि ये बाइडन प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एजेंसी रिव्यू टीम के सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी हैं पहले भी। फिर 2005 से 20 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अनुसंधान के सक्रिय सदस्य के रूप में ये सेवारत रही, ठीक है। और इनको अनुभव भी हुआ है, तो यूपीएससी वाले भी स्टेटमेंट के रूप में इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। भव्या लाल कौन है भाई? इनके बारे में देखें। भव्या लाल ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी रणनीति, व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी, नेशनल स्पेस काउंसिल के साथ साथ नासा, रक्षा विभाग, खुफिया समुदाय सहित संघीय अंतरिक्ष अनुमुख संगठनों के लिए विश्लेषण का नेतृत्व किया है। इनके नाम से कुछ उपलब्धियां भी। लाल क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति समुदाय की एक सक्रिय सदस्य हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नीति समुदाय की एक सक्रिय सदस्य है, जिनकी अध्यक्षता सह अध्यक्षता की गई, या 5 उच्च प्रभावी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस समितियों में सेवा की है। ये भी स्टेटमेंट के रूप में याद रखने लायक है, ठीक है। और क्या किया उन्होंने नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन फेडरल एडवाइजरी कमेटी ऑन कमर्शियल रिमोट सेंसिंग पर लगातार 2 बार सेवा की, और नासा के इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट प्रोग्राम और नासा एडवाइजरी काउंसिल की टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इंजीनियरिंग एडवाइजरी कमेटी की एक बाहरी काउंसिल मेंबर भी थी, ठीक है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं इनके बारे में जिसे ध्यान रखने की जरूरत है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। किसको? 2020 को। याद रखना, यूएन ने किया है। यूएन का विश्व पर्यटन जो संगठन है उसने किया है। क्या है? नवीनतम संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार, ये ध्यान रखना है किसके अनुसार है? विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार है कि 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। क्यों ऐसा था? स्टेटमेंट और असर्शन, मतलब कथन और कारण के रूप में अगर प्रश्न आ जाए तो ये भी ध्यान रखना है कि वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था। क्यों था भाई? कारण आ जाए, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, इसलिए ऐसा है। समझ गए? अंतर्राष्ट्रीय आवक में 74% की कमी आई थी उस समय, ध्यान रखना।
और दुनिया भर के गंतव्यों ने 2019 की तुलना में 1 बिलियन कम अंतर्राष्ट्रीय आगमन का स्वागत किया है। ये भी एक परेशानी थी। ठीक, चलिए अब आगे है कि यह यात्रा में यह गिरावट जो हुई वो निर्यात राजस्व में 1.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित हानि को दर्शाती है, जो 2009 के संकट के दौरान 11 गुना कम है। ये याद रखने लायक है। क्षेत्रीय मोर्चे पर एशिया और प्रशांत ने, क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो एशिया प्रशांत ने 84% -84 के साल दर साल तेज संकुचन रहा है। इसके बाद मध्य पूर्व -75 और यूरोप में -70 का स्थान है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। है कि आत्मनिर्भरता एक शब्द है हिंदी का, इसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। 2020 के लिए आत्मनिर्भरता को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। कौन? अब देखते हैं क्या है कि दुनिया के प्रमुख डिक्शनरी पब्लिशर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने ये काम किया है। आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो किसने चुना भाई? ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस। पहली चीज हो गई। दूसरा है ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर उस शब्द या अभिव्यक्ति को किसको चुना जाता है भाई? ये भी एक सवाल है। क्यों चुना जाता है कि ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर उस शब्द या अभिव्यक्ति को चुना जाता है जो लोकाचार, मनोदशा अथवा बीते साल की पूर्व धारणा और सांस्कृतिक महत्व के किसी शब्द के रूप में स्थायी क्षमता को प्रतिबिंबित करता हो। स्टेटमेंट के रूप में हो सकता है कि हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर जिसको चुना जाता है वो उसको कुछ पैमाना भी हो सकता है। तो पैमाना क्या हो सकता है? पैमाना यही है कि वो लोकाचार, मनोदशा, बीते साल की पूर्व धारणा, सांस्कृतिक महत्व के किसी शब्द के रूप में स्थायी क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। उसी को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आत्मनिर्भरता क्या भाई? ये भी देख लेते हैं। सेल्फ रिलायंस का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भर। इस शब्द को इसलिए चुना गया क्योंकि validated the day-to-day achievements of the countless Indians who फिर से क्या है? validated the day-to-day achievements of the countless Indians who dealt with and survived the perils of a pandemic। यानी क्या मतलब? क्या है मतलब? ये है कि उन असंख्य भारतीयों की दिन प्रतिदिन की उपलब्धियों को दर्शाता है आत्मनिर्भरता, जो इस महामारी के जोखिमों से निपटते और बचते रहे हैं। उसी उपलब्धि को यह दर्शा रहा है आत्मनिर्भरता शब्द। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। क्यों चुना गया ये भी आपको पता हो गया, किसको चुना गया ये भी पता हो गया, और आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है ये भी पता हो गया। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई ने 2019-20 के लिए जारी की लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट किसने जारी की है? आरबीआई ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की भाई। तो क्या है? इस दौरान प्राप्त शिकायतों में लगभग 65% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखना, जिनमें से लगभग 92% का निस्तारण हो चुका है। 65% भाई, 65 भी एक अपने आप में 100% के बराबर है। ठीक है, अब इस 65 का 92% का निस्तारण हो चुका है। आरबीआई के पास 3 लोकपाल है। अब ध्यान रखना, ये नहीं हो सकता ये ना पूछा जाए कि 65% वृद्धि हुई कि घाटा हुआ, ये नहीं हो सकता है कि आरबीआई के पास 3 लोकपाल हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक है बैंकिंग,
दूसरा है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि एनबीएफसी, और तीसरा है डिजिटल लेन देन। ये ध्यान रखना है, 3 लोकपाल जो बैंकिंग है, एक गैर एनबीएफसी वाला मामला है, दूसरा है डिजिटल लेन देन का। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर लोकपाल के पास जा सकता है, ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर लोकपाल के पास जा सकता है, ठीक है ना। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार 3 लोकपालों को 19-20 में कुल 3,30,543 शिकायतें मिली। याद करना नहीं, ये फैक्ट है, इतनी शिकायतें मिली हैं, और जबकि 18-19 में 2,03,62 प्राप्त हुई थी। बैंकिंग लोकपाल, तीनों की बात हुई अभी। अब बैंकिंग लोकपाल को एटीएम और डेबिट कार्ड, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग से संबंधित ज़्यादा शिकायतें मिली हैं। किसको? बैंकिंग लोकपाल को। ये ध्यान रखना, किससे किससे संबंधित? एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से ज़्यादा शिकायतें मिली। जबकि एनबीएफसी में देखा जाए तो यहाँ पे नियामक दिशा निर्देशों का पालन न करने, अनुबंध ऋण समझौते में पारदर्शिता की कमी और सूचना के बिना शुल्क वसूलने से संबंधित सबसे अधिक शिकायतें मिली हुई हैं। तो ये याद रख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में किस किस पर शिकायतें सबसे ज़्यादा आई हुई है। या हो सकता है ऐसे दे दिया जाए कि बैंकिंग लोकपाल में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है। तो इसमें हो सकता है कि दे दिया जाए कि पेटीएम, डेबिट कार्ड, 5-6 पॉइंट दे दिया जाए। पारदर्शिता की कमी, ऋण समझौते में पारदर्शिता की कमी, ये भी हो सकता है। सूचना के बिना शुल्क वसूलने से संबंधित सबसे अधिक सूचना के बिना शुल्क वसूलना से संबंधित मामला, तो ये दे दिए जाए। तो उसमें से ऊपर जो हमने बताया था, एटीएम और डेबिट कार्ड, मोबाइल, ये सारी चीज़ें बैंकिंग लोकपाल से संबंधित हैं। जबकि जो पारदर्शिता की कमी है ऋण समझौते में, दिशा निर्देशों का पालन और सूचना के बिना शुल्क वसूलने से संबंधित जो भी मामला है, ये आएगा आपका एनबीएफसी वाले मामले से। ठीक है, इस तरीके से इसे हम ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। बैंकिंग लोकपाल को एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक बैंक से संबंधित ज़्यादा शिकायतें मिली हैं, ये तो ऊपर भी बता दिए। एनबीएफसी के लोकपाल को नियामक दिशा निर्देशों का पालन न करने, अनुबंध ऋण समझौतों में पारदर्शिता की कमी, बिना सूचना के शुल्क वसूलने के बारे में अधिकांश शिकायतें मिली, ये भी हम बता चुके हैं पहले। ठीक है, अगला है डिजिटल लेन देन लोकपालों को फंड ट्रांसफर के बारे में। डिजिटल लेन देन ध्यान रखना, ऊपर नहीं बताया गया। फंड ट्रांसफर के बारे में सबसे अधिक शिकायतें मिली, फंड ट्रांसफर के बारे में सबसे ज़्यादा शिकायत आई। आरबीआई ने शिकायतों को कम करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कई सारे उपाय भी किए हैं। ये चीज हमें याद रखने की, ठीक है। जैसा कि पिछले सप्ताह मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई थी, 3 लोकपाल योजनाओं को विलय कर एक एकल योजना में एकीकृत किया जा रहा है, जिसे इस वर्ष जून में शुरू किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि मौद्रिक नीति जो वक्तव्य की घोषणा हुई थी, उस समय ये बोला गया था कि 3 लोकपाल योजनाओं का एक साथ विलय किया जाएगा और वो एकल योजना के रूप में सामने आएंगे, और वो कब से लागू होगा? कि जून से लागू होगा, जून से शुरू किया जाएगा। फैक्ट भी है, हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में तीसरी बार जीता एलन बॉर्डर मेडल। ये क्या है? पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान है स्टीव स्मिथ, ध्यान रखना। 2020-21 के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड भी ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड अपने करियर का तीसरा एलन बॉर्डर मेडल जीता है भाई। एलन बॉर्डर मेडल क्या है? आखिरी सीजन सबसे बेहतरीन पुरुष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को उसके साथी क्रिकेटरों, मीडिया, अंपायरों द्वारा वोटिंग के बाद प्रदान किया जाता है। कब दिया जाता है एलन बॉर्डर मेडल? तो हमें ध्यान रखना है कि आखिरी सीजन में सबसे बेहतरीन जो पुरुष हो, पुरुष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हो, जिसको उसके साथी क्रिकेटरों, मीडिया, अंपायरों द्वारा वोटिंग के बाद प्रदान किया जाता है। पहले वोटिंग होगी, फिर उसको दिया जाएगा वो अवार्ड।
एलन बॉर्डर मेडल तभी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना हमें। इसके अलावा बेथ मूनी ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कारों में किसी महिला खिलाड़ी को दिए जाने वाले शीर्ष सम्मान बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार जीता। किसने? बेथ मूनी ने कौन सा जीता? बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार। यह मूनी का पहला बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार है, ये भी याद रखना। पहला बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार किस महिला को मिला है भाई? तो नाम है बेथ मूनी, है ना। चलिए अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कारों की सूची है, इसमें किसको क्या मिला है। तो भाई बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार बेथ मूनी को मिला है, तो आपको पता है। एलन बॉर्डर मेडल स्टीव स्मिथ। मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को। विमेंस वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर राहेल हंस को। मेंस वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर स्टीव स्मिथ। फीमेल इंटरनेशनल 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर बेथ मूनी को। ध्यान रखना ये जो अवार्ड है बेथ मूनी और स्टीव स्मिथ के आसपास घूम रहा है लगभग। ठीक है, मेल इंटरनेशनल 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर एस्टन एगर हैं। फीमेल डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर एलिसे विलानी है। मेल डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर है शॉन मार्स। बेट्टी विल्सन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर हन्ना डार्लिंगटन को दिया गया। हन्ना डार्लिंगटन को दिया गया। फिर गटन है। ब्रैडमैन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? विल सदरलैंड को। कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड जोशुआ लालोर को मिला, तथा हॉल ऑफ फेम जॉनी मुलग, मार्व ह्यूजेस और लिसा स्थालेकर को दिया गया। ठीक है, इस तरीके से ये अवार्ड दिया गया है। आगे भी है? नहीं है। ओके, चलिए अब है विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, और ये हर साल होता है। वर्ल्ड यूनानी डे क्या है? इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। उद्देश्य है इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कराने के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और किसके लिए है? एक यूनानी विद्वान है और समाज सुधारक भी हैं, नाम है हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस मनाया गया कब? ये भी याद रखना है हमें। तो पहला यूनानी दिवस मनाया गया भाई दिसंबर 2017 में। किसके द्वारा मनाया गया? केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा के द्वारा मनाया गया। वो भी कब? हैदराबाद में दिसंबर 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा के द्वारा मनाया गया था पहला वाला यूनानी दिवस। तो 2017 से इसकी शुरुआत हुई है, इसका कहना यह है। ठीक है, क्या है यूनानी चिकित्सा पद्धति? भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति का एक लंबा और प्रभावशाली इतिहास रहा है। यह भारत में 11वीं शताब्दी के आसपास अरबों और फारसियों द्वारा शुरू की गई थी। कब? 11वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, इसमें यूनानी शिक्षा अनुसंधान स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की सबसे बड़ी संख्या है। यूनानी चिकित्सा पद्धति यूनान में उत्पन्न हुई। इसकी नींव हिप्पोक्रेट्स द्वारा रखी गई, ये भी ध्यान रखना। यूनानी चिकित्सा की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो नाम है हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। ठीक है, फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि यूनानी चिकित्सा की नींव किसने रखी? तो हिप्पोक्रेट्स ने रखी है। 11वीं शताब्दी में हुई इसकी शुरुआत। यह प्रणाली अरबों के लिए अपने वर्तमान स्वरूप का श्रेय देती है, जिन्होंने न केवल ग्रीक साहित्य को अरबी में प्रस्तुत करके बल्कि अपने स्वयं के योगदान के साथ अपने दिन की दवा को समृद्ध किया था। ठीक है, तो हकीम अजमल खान जो यूनानी दिवस मनाया गया, वह हकीम अजमल खान के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हकीम अजमल खान कौन भाई? ये हैं बहुमुखी प्रतिभा धनी
एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हैं, याद रखना, महान विद्वान भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, हकीम अजमल खान। यूनानी चिकित्सा शिक्षाविद हैं, यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक भी रहे हैं। ये इनकी उपलब्धियां हैं। इसके अलावा ये नई दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। ये भी ध्यान रखना है हकीम अजमल खान कौन थे, ठीक है ना। चलिए फिर आगे है समर्पण दिवस। समर्पण दिवस मनाया गया है दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर समर्पण दिवस मनाया गया है। इसमें इसके बारे में क्या है कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी 53वीं पुण्यतिथि पर, याद रखना 53वीं पुण्यतिथि है, पहली चीज है। दूसरी चीज किसकी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। इसी पर मनाया गया समर्पण दिवस और ये आया 11 फरवरी को। एक कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित की। दीनदयाल उपाध्याय एक भारतीय राजनीतिक दक्षिणपंथी कौन है? दक्षिणपंथी हिंदुत्व विचारधारा के विचारक थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के नेता भी थे। कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। चलिए आगे देखें। आरबीआई ने किया शहरी सहकारी बैंक पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि भाई आरबीआई ने गठित किया है, किस पे किया है? शहरी सहकारी बैंक पर किया है। कितने सदस्यीय है? 8 सदस्यीय समिति है, ठीक है। तो शहरी सहकारी बैंक पर आरबीआई ने 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। क्या है? मामलों की जांच करने, क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, एक रोड मैप तैयार करने के लिए, याद रखना रोड मैप तैयार करने के लिए प्राथमिक सहकारी बैंकों पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। अध्यक्षता किसने की है? अध्यक्षता की थी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं एस विश्वनाथन। एनएस विश्वनाथन इसके अध्यक्ष होंगे। जो 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनेगी आरबीआई के द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है। समिति की भूमिका क्या होगी फिर ये भी देख लेते हैं। यूसीबी के संबंध में रिजर्व बैंक अन्य प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए विनियामक उपायों की जांच करना, उनके सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति में प्रमुख बाधाओं, समर्थनकारों यदि कोई हो तो उसकी पहचान करने के लिए पिछले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्ष की बात नहीं हुई या पिछले 10 वर्ष की बात नहीं हुई, पिछले 5 वर्ष की बात हुई है, उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। दूसरा है कि वर्तमान विनियामक दृष्टिकोण की समीक्षा करना है, साथ में क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उचित उपाय या संशोधन की सिफारिश भी करना है। इस समिति को काम सौंपा गया है। इसके अलावा फिर यूसीबी के तेजी से पुनर्वास समाधान के लिए प्रभावी उपाय सुझाना और क्षेत्र में समेकन की क्षमता का आकलन करना भी इस समिति की भूमिका होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एनएस स्वामीनाथन तो हैं, अब इसमें अन्य सदस्य भी हैं। नाम क्या है उनको देख लेते हैं भाई। 8 सदस्य तो है। एक है हर्ष कुमार भनवाला। ये कौन है? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं हर्ष कुमार भनवाला, एक नाम याद रखना। दूसरे हैं मुकुंद एम चितले, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ये। एनसी मुनियप्पा, आरएन जोशी, सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। ये दोनों एनसी मुनियप्पा और आरएन जोशी। फिर एमएस श्रीराम है एक, ये आईआईएम बंगलौर के प्रोफेसर हैं। ज्योतिंद्र एम मेहता भी हैं एक, ये नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, है ना। फिर एक है नीरज निगम, ये मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी हैं किसके? विनियमन विभाग आरबीआई के विनियमन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी हैं, नाम है नीरज निगम। तो ये लोग इसके सदस्य हैं।
और अध्यक्ष हैं NS स्वामीनाथन। ठीक है। चलिए आगे है कि 4 महिला वैज्ञानिकों ने SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 जीता है। 4 महिला वैज्ञानिक हैं वो भी। क्या है? विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के एक सांविधिक निकाय। ध्यान रखना SERB क्या है भाई, SERB क्या है? तो SERB क्या है? विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का एक सांविधिक निकाय है। विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड पूरा नाम है इसका। तो किसका विभाग भाई? विभाग है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और सांविधिक निकाय है। विज्ञान में महिला लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष 2021 के लिए सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों के 4 युवा महिलाओं के साथियों को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे देखिए, इसमें ध्यान ये रखना है कि SERB कैसी संस्था है? तो सांविधिक निकाय है, सांविधिक संस्था है। किसकी? विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है खास करके। इसमें 4 महिलाएं हैं तो 4 महिलाओं के नाम भी होंगे। ठीक है ना? अब देख लेते हैं। ठीक है, अब विजेताओं में देखें कौन कौन शामिल है भाई। एक है डॉक्टर शोभना कपूर। डॉक्टर शोभना कपूर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में असिस्टेंट प्रोफेसर, होस्ट पैथोजन इंटरएक्शन एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, बायोफिजिक्स में विशेषज्ञता के साथ केमिकल बायोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डॉक्टर शोभना कपूर। दूसरे हैं, महिला ही हैं चारों, तो डॉक्टर अंतरा बनर्जी भी हैं। ये साइंटिस्ट भी हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्रिनोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ हेल्थ साइंसेज क्षेत्र में से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई महाराष्ट्र से। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर सोनू गांधी भी हैं इसमें। ये कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, हैदराबाद से साइंटिस्ट हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी बायो नैनो टेक्नोलॉजी क्षेत्र से नैनो सेंसर्स, लेबल फ्री बायोसेंसर के डिजाइन फैब्रिकेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और चौथे हैं डॉक्टर रितु गुप्ता। ये कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, याद रखना, IIT जोधपुर, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मटेरियल साइंस, नैनो डिवाइसेस एंड सेंसर, हेल्थ एंड एनर्जी में विशेषज्ञता के साथ नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो चारों के नाम है भाई, शोभना कपूर, डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता। इन चारों को यह अवार्ड दिया गया है। SERB का ऐसी संस्था है, एक सांविधिक निकाय है। किसका सांविधिक निकाय है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। ये महिला पुरस्कार है क्या? यह विज्ञान इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 2013 से, याद रखना कब से, 2013 से महिला वैज्ञानिकों को सर्व द्वारा प्रस्तुत भूतपूर्व पुरस्कार है। चलिए फिर, महिला वैज्ञानिकों की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये भी एक शर्त है कि 40 साल से कम उम्र की महिलाओं को ही दिया जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में ध्यान रखना है कि जो सर्व पुरस्कार दिया जाएगा वो, उसकी एक शर्त ये है कि 40 साल से कम उनकी उम्र होनी चाहिए। दूसरा है कि 2013 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। ठीक है, साथ में विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने के लिए दिया जाता है। निकाय कैसा है? संवैधानिक निकाय है। किसका है? विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का है। सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय है। ठीक है, चल
आगे चलते हैं भाई। आगे क्या है, अभी और शर्त है इसकी कुछ, क्या है कि उसे किसी एक या अधिक राष्ट्रीय अकादमी जैसे यंग साइंटिस्ट मेडल, यंग एसोसिएटशिप आदि से मान्यता प्राप्त भी होनी चाहिए। कि राष्ट्रीय अकादमी कौन कौन सी, यंग साइंटिस्ट मेडल, यंग एसोसिएटशिप आदि से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। एक और है, पुरस्कार अपने शोध विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार विजेताओं को 3 साल की अवधि के लिए 15 लाख रुपए का अनुदान भी देता है भैया। ये भी एक याद करने वाली चीज है कि 15 लाख रुपए 3 साल तक दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया पायलट पेयजल सर्वेक्षण। जल जीवन मिशन के बारे में हमने बताया था वहां पे, जब हम बजट बता रहे थे कि जल जीवन मिशन है क्या। जल सर्वेक्षण शुरू किया, पायलट पेयजल सर्वेक्षण 10 शहरों में शुरू किया गया है। याद रखना कितने शहरों में, 10। कहाँ कहाँ शुरू हुआ ये भी ध्यान रख लेते हैं। तो भैया आगरा भी है, यूपी वाले ध्यान रखेंगे, स्पेशल के रूप में ध्यान रख सकते हैं कि इसमें आगरा शामिल है। यूपी का एक बदलापुर भी है, भुवनेश्वर भी है, उड़ीसा की राजधानी चुरू है, कोच्चि है, मदुरई है, पटियाला है, रोहतक है हरियाणा का, सूरत भी है और तुमकुर भी है। इन 10 शहरों में ये काम शुरू हुआ। ठीक है, जल जीवन मिशन शहरी का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है भी कि सतत विकास लक्ष्य जो 6 है, 6ठे नंबर का एसडीजी है, आप लोग हमने पढ़ाया भी है क्लास में कि एसडीजी 6, एसडीजी 7 क्या है। तो 6 के अनुसार सभी 4378 वैधानिक शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से सभी घरों में पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। एसडीजी 6 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह मिशन शुरू हुआ है, सर्वेक्षण शुरू किया गया। ठीक है, पहली चीज। दूसरा है, आगे है कि भाई उद्देश्य जो है पानी के समान वितरण एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से पानी की मात्रा गुणवत्ता के संबंध में अपशिष्ट जल निकाय के मानचित्रण का पुनः उपयोग का पता भी लगाना है। परिव्यय क्या है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 21-22 में जेजेएमयू जल जीवन मिशन अर्बन के लिए 2.87, ये हमने बजट में भी बताया है, लाख करोड़ रुपए कुल परिव्यय प्रस्तावित किया, जिसमें अमृत मिशन को वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी इसी में शामिल है। तो ये चीज हमने बता दी है। ठीक है, भीम आर्मी के चंद्रशेखर हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने। चंद्रशेखर आजाद का नाम टाइम मैगजीन है उसकी सूची में आ गया है। तो कौन है भाई चंद्रशेखर आजाद, और 5 भारतीय मूल की हस्तियों को 21 टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल किया गया है 2021 में। इसमें टाइम पत्रिका भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची का ये दूसरा संस्करण है। भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची का दूसरा संस्करण है। तो भीम आर्मी क्या है, भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में स्थित एक दलित अधिकार संगठन है। भीम आर्मी जो दलितों को शिक्षा के माध्यम से गरीबी से बचने में मदद करता है। इसकी स्थापना हुई है 2015 में सतीश कुमार, विजय रतन सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई। 2015 में भीम आर्मी की स्थापना हुई है सतीश कुमार, विजय रतन सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, और इन्हीं चंद्रशेखर का नाम टाइम मैगजीन में है। ठीक है, नेक्स्ट सूची में 5 भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नाम क्या है, एक ट्विटर वकील हैं विजया गड्डे, यूके के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, इंस्टाकार्ट के संस्थापक सीईओ हैं अपूर्व मेहता, गेट अस पीपीई कार्यकारी निदेशक चिकित्सक हैं शिखा गुप्ता, और गैर लाभकारी अपसोल के संस्थापक हैं रोहन पाउ लुरी। तो ये हैं 5 भारतीय। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो करीब 45 मिनट का वीडियो हो गया है।
तो आज तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाए उनका जवाब जरूर दिया करिए, उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप गलत बताएंगे तो उसका जवाब हम देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते रहिए और डिस्कशन भी करते रहिए, पूछते रहिए, हम बताएंगे। जितनी बार हो सके उतनी बार पूछिए, हम बताएंगे उसको, ठीक है। लेकिन पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए सब लोग, और अच्छे से पढ़ाई करिए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो भैया वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।